स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नित्य दिन आप जो है एक नया आयाम दे रहे होंगे। और आपकी तैयारी को ही और सशक्त करने के उद्देश्य से मैं आपके साथ हिंदी और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार मैं हिंदी और राजनीति शास्त्र के वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मेरा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हिंदी का होगा और कुछ समय बाद पॉलिटी या राजनीति शास्त्र को रोक करके मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने उत्तराखंड के लेक्चर्स लेकर के आऊं। उत्तराखंड के विषय में हम अध्ययन करेंगे और एक दो दिनों में आप देखेंगे आप उत्तराखंड की सीरीज भी आप जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उत्तराखंड की लेक्चर श्रृंखला भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और हिंदी के लेक्चर श्रृंखला की यदि मैं बात करूं तो हिंदी में अभी तक हमारा जितना भी सिलेबस था उसमें से हमने जिन जिन बातों का अध्ययन किया है एक बार मैं उसको रिवाइज करता हूं। हिंदी का सबसे पहले हमने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया। हिंदी के पाठ्यक्रम के अध्ययन के बाद हम हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के इतिहास, लिपियों और विश्व हिंदी सम्मेलनों के विषय में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम हिंदी के अगले टॉपिक की ओर चले, वर्णमाला। वर्णमाला में हमने वर्णों का अध्ययन करा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर और स्वरों के जितने भी टाइप्स थे हमने उसका अध्ययन करा बहुत बखूबी। हमने उसका उच्चारण स्थान का भी जो है अध्ययन किया। उसके अलावा हमने अयोगवाह वर्णों का अध्ययन करा। उसके बाद हमने जो है व्यंजनों का अध्ययन करा, जिसमें व्यंजनों का वर्गीकरण, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन और उसके पश्चात हमने उत्क्षिप्त व्यंजनों को हमने देख लिया था। साथ ही साथ हमने व्यंजनों का घोषित और अघोषित, इन सब के विषय में हमने जो है हिंदी में पूरा एक अध्ययन हमने कर लिया है। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न कठिन से कठिन और सरल से सरल आए तो आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको इन सब के लिंक हैं उपलब्ध कराने हैं तो मैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब सारे वीडियोस के, सारे लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगा। आप लिंक पर जाइए और उन वीडियोस का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ अब हम जो आज जो टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहे हैं बहुत साधारण सा टॉपिक लगता है देखने में, परंतु इस टॉपिक में मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको एक नंबर गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। और जहां से आपका उम्मीद है कि इस टॉपिक में अगर मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन आए तो वो इसी टॉपिक से आए। अगर आप वर्णमाला से कोई क्वेश्चन देखेंगे जो मेरिट डिसाइडिंग होगा तो आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो आप देखेंगे कि वहीं से आपका कहीं ना कहीं मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि व्यंजनों के प्रकार, घोषत्व, अघोषत्व, प्राणत्व, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, ठीक है। हर बुक्स में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और इनमें ज़्यादा डिफिकल्टीज भी विद्यार्थी को नहीं होती है। तो आज जो है जो टॉपिक है उसका नाम है वर्तनी शुद्धिकरण, या हम वर्तनी अध्ययन करेंगे, वर्तनी के विषय में पढ़ेंगे, या वर्तनी शुद्धिकरण या वर्तनी क्रम करके इस टॉपिक को बोला जाता है, ठीक है। और यहीं से आप एक बात और सीखेंगे जिसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। यहीं से आप एक चीज और सीखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। अच्छा, वर्तनी और वर्ण विच्छेद दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप किसी शब्द की शुद्ध वर्तनी करना जानते हैं तो आप उसका वर्ण विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है, मैं आपको एक हल्के से छोटे से एग्जांपल के साथ लेके चलता हूं। जैसे ये आपका शब्द है राम। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद करो तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना। स्वर और व्यंजनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। स्वर और व्यंजनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब आपको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था ये जो रॉ है ये क्या है, आपका व्यंजन है। कोई भी व्यंजन अगर उसके पीछे मात्रा लगी हुई है किसी भी चीज की तो इसका मतलब उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा है तो इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। प्लस मौ, अगर मैं मौ को ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, औ जुड़ा हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए व्यंजन मौ कैसा दिखता है तो व्यंजन मौ ऐसा होता है, यानी इसके पीछे कोई भी स्वर आपका नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इसके पीछे औ जुड़ जाएगा, औ की जो मात्रा होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जब किसी भी व्यंजन के पीछे जुड़ता है तो वो इस हलंत को हटा देता है। हलंत का अर्थ होता है किसी व्यंजन का शुद्ध रूप।
अगर हमने कहीं हलंत लगाया तो उसका अर्थ क्या होगा, व्यंजन का क्या है वो शुद्ध रूप में व्यंजन को लिखा गया। हलंत नहीं तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ। इसको कहा जाता है वर्ण विच्छेद। इसको क्या बोला जाता है, वर्ण विच्छेद। अब आप इसमें देखेंगे स्वर कितने हैं, तो ये आपका एक स्वर ये हो गया और एक स्वर ये हो गया। व्यंजन कितने हैं, एक व्यंजन ये हो गया, एक व्यंजन ये हो गया। तो कुल वर्ण कितने हैं आप क्या कहोगे, 4 हैं। और अक्षर कितने कहोगे तो 2 है। ये तो बहुत सिंपल सा एक जो है शब्द था जिसको मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, अब मैं इसको छोड़ देता हूं, अब हम चलते हैं वर्तनी की तरफ। आप वर्ण विच्छेद समझ गए होंगे। वर्ण विच्छेद आपका इस्तेमाल होगा संधि में। संधि में भी इसका जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संधि में बहुत आवश्यक है, आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, तभी आप जो है क्या समझ पाएंगे, संधि को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वर्तनी की ओर। वर्तनी और वर्ण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बुद्धि, ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करें, वर्तनी विच्छेद से वर्तनी से आपके सामान्यतया कैसे प्रश्न आते हैं, आपके प्रश्न आएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। उसके लिए आपको वर्तनी में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बहुत आवश्यक आनी चाहिए। अब आप इसमें कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, यही मैं आपको आज सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको हम देखें, ब में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, प्लस दो। अब बहुत से ऑप्शन क्या कैसे हो सकते हैं, देखिए इसके ऑप्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, दो प्लस ई प्लस आधा धो, दो प्लस धो, और कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ऑप्शन आपका। ठीक है, प्लस बो प्लस ऊ प्लस आप उसके बाद आपका दो आएगा, उसके बाद लिखा होगा धो, उसके बाद लिखा होगा छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये चीज आप वर्तनी और वर्ण विच्छेद दोनों के माध्यम से हम आज इसको सीखने का प्रयास करेंगे। इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो आपके ये एक दो जहां पर को वर्ण, आपके दो व्यंजन जहां पर को एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, ये भी चीज हम समझेंगे। साथ ही साथ हम इस लेक्चर में हम समझेंगे जो आपके पंचमा अक्षर होते हैं। लेक्चर के अंत तक आप इन चीजों को समझ पाएंगे। पंचमाक्षर, अनुनासिक और अनुनासिक और अनुस्वार, इन तीनों बातों पर भी आप विभेद करना बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें बहुत सीखने लायक हैं। ठीक, चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं आपका, अब मैं आपको दो प्रकार के शब्द यहां पर बताऊंगा, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे अब यहां पर, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजनों के विषय में। वर्तनी विच्छेद से ही आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि प्रसिद्ध शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, या बुद्धिमान शब्द में दौ पूरा है या धौ पूरा है, कौन सा वर्ण जो है वो पूरे रूप में आता है। ठीक है, तो संयुक्ताक्षरों के मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह को देखिए, नौ को ऐसे नीचे भी लिखा जाता है और चिन्ह को ऐसे भी लिखा जाता है, चिन्ह को आपका ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो चिन्ह को ऐसे लिखा गया है, ये क्या है आपका, अशुद्ध है। ठीक है, ये आपका क्या, अशुद्ध है। ठीक है, अभी मैं इसकी वर्तनी विच्छेद भी आपको बताऊंगा। अगला शब्द है बुद्धिमान, ये संयुक्ताक्षरों के उदाहरण है। जैसे यहां पर ये चिन्ह है, ये आपका संयुक्ताक्षर है। बुद्धिमान में ये क्या है, दो और धौ क्या है, संयुक्ताक्षर है। विद्यालय, यहां पर ये विद्यालय में द्यो क्या है, ये भी संयुक्ताक्षर है। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, संयुक्ताक्षर है। अब ब्रह्म को किताबों में ऐसा भी लिख देते हैं, हौ के नीचे मौ, और इस ब्रह्म में रॉ भी क्या है, एक प्रकार का संयुक्ताक्षर है। जो बौ के नीचे रॉ लगा हुआ है, यह भी संयुक्ताक्षर का रूप है। लेकिन इसको रॉ के रूप करके एक अलग सा टॉपिक इसी में मैं आगे बताऊंगा, रॉ के रूप, उसमें हम समझेंगे। फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे, अभी इसको समझेंगे, समझने का प्रयास इसे करेंगे, इसे छोड़ देंगे। रॉ के रूप अलग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला है, अगर मैं अगला इसमें शब्द देखूं तो प्रसिद्ध,
अगला शब्द इसमें देखें तो प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके संयुक्ताक्षर है। इस प्रकार से और भी। अब डेफिनेशन क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल आप पहले इसके वर्तनी विच्छेद पर चलते हैं। अब इस चिन्ह शब्द का अगर आप वर्तनी विच्छेद करें, जैसे मैंने आपका राम का बताया उसी प्रकार से, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या है, चौ है। अच्छा, चौ व्यंजन में किस स्वर की मात्रा लगी है, तो छोटी की मात्रा लगी है। उसके बाद सवाल ये आता है कि इस ह और नौ में से कौन सा अधूरा है और कौन सा पूरा है, माने कि किस व्यंजन में ह और नौ में किस व्यंजन में स्वर लगा हुआ है और किस व्यंजन में स्वर नहीं लगा हुआ है, ये आपका अगला प्रश्न है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ह है ये क्या होता है, आधा होता है, और ये जो नौ है ये क्या होता है, पूरा होता है। यानी इस नौ में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। ह क्या है, आधा है, ह में कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है, किसी भी स्वर की मात्रा उसमें नहीं लगी हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं बुद्धिमान में। बुद्धिमान में बौ में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। उसके बाद आपके सामने आया दो। अब फिर से वही सवाल, दो और धौ में से कौन सा ऐसा है जिसमें व्यंजन नहीं, जिसमें स्वर नहीं लगा है, तो दो आपका इसमें क्या होता है, अधूरा होता है। और धौ आपका क्या होता है, धौ के साथ किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है। फिर उसके बाद मो आया, मो में किसकी मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी। उसके बाद नौ आया, नौ में किसकी मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी। तो ये बुद्धिमान का वर्तनी विच्छेद है। फिलहाल आप वर्तनी विच्छेद करो, फिर मैं अभी समझाऊंगा कि आधे और पूरे को कैसे समझना है। ठीक है, कौन सा आधा कौन सा पूरा। अच्छा, विद्यालय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और द्यो के फॉर्म में हमने इसे, इन दोनों को द्यो के तौर पर हमने दिखा दिया। तो संयुक्त व्यंजन की विशेषता भी ये रखता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि एक विशेष संकेत इसमें हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हम विशेष संकेत यूज नहीं कर रहे हैं, हौ भी दिख रहा है, नौ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष संकेत यूज हो जा रहा है इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ वो में किसकी मात्रा है, तो ई की मात्रा है। उसके बाद देखें दो क्या है, अधूरा है। यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, यो में किसकी मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी, एंड सो ऑन। इस प्रकार से लौ में ओ की मात्रा, यो में ओ। अच्छा, ब्रह्म शब्द में क्या है, बो के बाद रौ लगा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ये भी एक तरीके का संयुक्ताक्षर है, लेकिन रौ के रूप में पढ़ेंगे हम इसको, रौ का पदेन रूप कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हम ब्रह्म में हौ क्या होगा, आधा होगा, मो क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम प्रसिद्ध में भी ये रॉ का रूप पौ में जुड़ा हुआ है। फिर इसको हम अगेन मैं कहूंगा कि हम आगे पढ़ेंगे, पौ प्लस रॉ। देन उसके बाद आपका सौ में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा। उसके बाद दो इसमें क्या है, आधा है, और दो में किसकी मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी हुई है। तो इन सभी को कहा जाता है संयुक्ताक्षर। जहां जहां पर भी आपको मैंने वर्तनी विच्छेद करा है, दो और दो की खासियत बताई है, वो सब आपके क्या हैं, संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, अब संयुक्ताक्षर होते क्या हैं, तो ये समझते हैं, जहां पर दो व्यंजन आपके मिलेंगे, जहां पर दो व्यंजन आपके मिलेंगे, एक उसमें स्वर सहित होगा, एक उसमें स्वर रहित होगा। एक क्या होगा, स्वर सहित होगा, एक व्यंजन क्या होगा, स्वर सहित होगा, एक व्यंजन क्या होगा, स्वर रहित होगा। ठीक है, अच्छा, स्वर सहित और स्वर रहित में ज्यादा आपका जो है प्रभावशाली कौन होगा, स्वर सहित वाला होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, स्वर सहित व्यंजन स्वर रहित व्यंजन के भार को अपने ऊपर ले लेगा। स्वर सहित व्यंजन स्वर रहित व्यंजन के भार को अपने ऊपर ले लेगा। और जैसे आप कहें कि किसी के भार को कैसे वो अपने ऊपर लेगा, तो उसको अपने कंधे पर रख लेगा। आपको समझने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूं, जो स्वर सहित व्यंजन होगा वो स्वर रहित व्यंजन को क्या कर लेगा, सहारा देगा। और सहारा कैसे देगा, उसको वो क्या करेगा, अपने कंधे पर रख लेगा। इसीलिए जैसे ये चिन्ह शब्द है, ठीक है, अब मैं आपको इसमें शुद्ध वर्तन, इनकी शुद्ध, इसको वर्तनी विच्छेद को भी आप लिखिए और तभी आप इसे समझ पाएंगे। स्पेस कम है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, आप इसे नोट अवश्य करना, तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान रखिए, एक नंबर की जद्दोजहद है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे वो पूछे कि चिन्ह शब्द का वर्तनी। अब चिन्ह शब्द को ऐसे भी लिखा जाता है, हलंत यहां पर लगा के चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, या उसको आप देखो कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। बहुत पहले के समय पे कैसे लिखा जाता था, चिन्ह हॉ के नीचे लॉ आपका क्या कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीचे है, जिसने अपने ऊपर अपने कंधे पर जो है उसका भार लिया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
जिसने भार अपने कंधे पर लिया वो क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। यह क्या होगा आपका, स्वर सहित हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा आपका, स्वर रहित हो जाएगा। ये हो जाएगा स्वर सहित, एक हो जाएगा आपका स्वर रहित। तो जो आपका नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा, स्वर सहित होगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, इसका अगर हम वर्तनी विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, चौ में ई की मात्रा, उसके पश्चात हो क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, क्योंकि वो किसके कंधे पर है, नौ के कंधे पर है, तो नौ क्या होगा आपका, पूरा होगा, स्वर सहित होगा। तो चिन्ह का शुद्ध रूप आपका ये है, ठीक है, इसको समझे। अच्छा, अब हम इसी प्रकार चलते हैं बुद्धिमान की तरफ। हर जगह ये नियम फॉलो होगा, हर जगह, ठीक है। बुद्धिमान का मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिर्फ आप दो और धौ पे ध्यान दें, बो धन उ प्लस उसके बाद देखो नीचे पे कौन सा है, धौ, यानी धौ ने दौ को क्या किया है, अपने कंधे पर उठाया, उसका भार उठाया, तो इसका मतलब धौ क्या होगा, पूरा होगा। तो ये ई की मात्रा दौ में न लग के किस में जाएगी, धौ में जाएगी। तो इसको ध्यान से समझना, दौ क्या होगा, आधा होगा, और इस धौ में किसकी मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा होगी। समझ गए बात को। विद्यालय में भी सेम यही कंडीशन होगी, विद्यालय का तो और इजी था। दो क्या होगा, आधा होगा, यो में किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। अच्छा, इस ब्रह्म में क्या होगा, हो क्या होगा, आधा होगा, और ये मौ में किसकी मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी। यानी आपने ये समझना है, जो स्वर सहित होगा वो स्वर रहित का भार अपने ऊपर लेगा। और भार कैसे लेगा, उसको ऊपर उठा देगा, उसको अपने ऊपर रख लेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रसिद्ध शब्द हैं, प्रसिद्ध में भी क्या होगा आपका, यही प्रक्रिया होगी। दो क्या होगा, आधा होगा, इस दो में किसकी मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी। अब इस तरीके के कितने भी आपके सामने क्वेश्चंस रख दिए जाएं, जैसे पद्मिनी। अब पद्मिनी को बहुत समय में पहले ऐसे भी लिखा जाता था, पद्मिनी को, अभी तो अब मौ को आधा तोड़ दिया जाता था, इस तरीके से भी लिखा जाता था। अब इसमें आप इसको अगर आपसे पूछा जाए वर्तनी विच्छेद करो, तो पौ में किसकी मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद दो क्या होगा, आधा होगा, और मौ में किसकी मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है। इस प्रकार के आपके जितने भी शब्द होंगे, और अगर कुछ शब्द, हाँ, विद्वान, अगला शब्द है विद्वान। विद्वान, देखो किसी भी शब्द का वर्तनी विच्छेद करने के लिए एक तरीका और होता है, आप उसको उच्चारण को थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करिए। जैसे विद्वान है, विद्वान, आप क्या देख रहे हैं, दो की ध्वनि वो के बाद आ रही है, तो दो किसके बाद आएगा, वो के बाद आएगा। तो वो पहले तो वो आया, वो में किसकी मात्रा आई, ई की मात्रा आई। दो के नीचे क्या लगा है, वो लगा है, तो मैंने क्या बताया, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, स्वर सहित होगा, जो स्वर रहित का भार उठाएगा। तो दो क्या होगा, आधा होगा, और इस वो में किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। देखिए गलती क्या हो सकती है, जैसे आपने सिर्फ ऊपर ऊपर अध्ययन किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, दो में आप आ की मात्रा लगा दें, और हो सकता है वो को आप आधा छोड़ दें। समझ रहे हैं। तो ये वर्तनी दोष का आप ये समझिए कि 1 नंबर का प्रश्न आपका यहां से आ जाता है। आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्यों इसे मेरिट डिसाइडिंग कह रहा हूं, ठीक है। और इस प्रकार के अक्षरों को क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण आपको इसमें कहा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एक शब्द दे देता हूं, आप कोशिश करिए कि आप उनको खुद ही आप उसको सॉर्ट आउट करिए, उनके वर्तनी विच्छेद को आप उसे खुद ही जो है समझने का प्रयास कीजिए, कैसे होगा। अच्छा, जैसे कुछ प्रश्न है, कुछ एक क्वेश्चन है आपका, इस शब्द को कहते हैं आह्लाद। क्या कहा जाता है, आह्लाद। अब आपको इसका वर्तनी विच्छेद करके देखना है, कैसे आप इसका वर्तनी विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं द्वित्व व्यंजन की ओर। अब हम किसकी ओर चलेंगे, द्वित्व व्यंजन की ओर, या द्वित्व व्यंजन या द्वित्व अक्षर। यहां पर क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण या एक ही व्यंजन, जहां पर एक ही व्यंजन 2 बार आएगा, जहां पर एक व्यंजन 2 बार आएगा, एक बार वो पूरा होगा, एक बार वो आधा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सच्चा, चौ, फिर क्या आया, वही वर्ण, फिर उसके बाद क्या आ गया, पूरा आ गया, पक्का, ठीक है, दिल्ली। ऐसे वर्ण है यहां पर कोई, ये क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं,
ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, इतना हो गया, ये आप समझ गए। तो आपको प्रसिद्ध, बुद्धिमान, आह्लाद, विद्वान, द्वारा, यदि आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप उनका वर्तनी विच्छेद आराम से कर लेंगे, और शुद्ध कैसे लिखा जाता है इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो वर्तनी विच्छेद कभी भी आपका आएगा तो आप जरूर इसको जो है इसी मेथड के साथ चलें, इसमें जरा सा भी आप कंफ्यूजन में ना आए। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की ओर। इस टॉपिक को आप जरूर लिख लेना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं पर भी आ सकता है। बुद्धिमान, आह्लाद, विद्वान, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हिंदी में आपके लाखों शब्द हैं, तो सारे शब्द यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। मैंने कुछ टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल जो जनरली चलते हैं उनको आपके सामने बताया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसे शब्दों का अभ्यास करें। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत ज्वलंत जो मुद्दा है इस समय, अगर हम देखें हिंदी में, जहां से आपके प्रश्न बने तो बहुत ज़्यादा मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। अब हम 3 चीज़ों के बीच अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 पंचमाक्षर, अनुस्वार, पंचमाक्षर और चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु, या यूं कहें अनुनासिक, और ये भी आपका अनुनासिक ही होता है, या नासिक के भी होता है, नासिक के भी कहते हैं इसे, या अनुनासिक या नासिक की भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अनुस्वार क्या होता है? तो ये मैंने आपको जो है पिछले, जब मैंने आपको स्वरों के बारे में आपका अध्ययन कराया था तो उसमें मैंने आपको अनुस्वार के विषय में बताया था। 2 आपके वर्ण थे जिन्हें हम कहते थे अयोगवाह वर्ण, उन्हें हम क्या कहते थे? अयोगवाह वर्ण। उन अयोगवाह वर्णों में एक था अंग और एक था आपका अह। उसमें से जो अंग था वो आपका क्या था? अनुस्वार। ये जो अंग था वो क्या था आपका? अनुस्वार। अच्छा, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस बिंदे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अनुस्वार होते क्या हैं? तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे वर्ण या वे स्वर जिनका उच्चारण कहां से किया जाता है? केवल और केवल नाक से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब पंचमा अक्षर कहें, नासिक के कहें, या मैंने पहले भी आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। और पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके ये थे, डॉ, डॉ, सॉरी, डॉ, यो, डो, नो और मो। अगर मैं इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछूं तो क्या क्या उच्चारण स्थान था इनका? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, अच्छा, अनुनासिक भी होता है ये। ठीक है, अनुनासिक भी कहते हैं। कि अनुनासिक होता क्या है फिर? जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, लेकिन हम सामान्यतः चंद्रबिंदु के लिए, अनुनासिक के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? चंद्रबिंदु का, परंतु इनके लिए हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी आप क्लियर इसको समझेंगे। अच्छा, ये आपका क्या होता है? चंद्रबिंदु। ठीक है, अगर एक लाइन में अंतर में आपको बताऊं तो इसका उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है। यह एक प्रकार का क्या है? दीर्घ वर्ण है। यह एक प्रकार का क्या है? दीर्घ वर्ण होता है। अयोगवाह भी होता है, दीर्घ भी होता है। जब भी आप छंद पढ़ोगे, छंद में कहीं पर अंग लिखा होगा, जैसे पंकज लिखा होगा, तो इसकी मात्रा कितनी बार में कितनी बार होगी? 2 बार होगी। पंकज तो पंचमाक्षर में आ जाता है। जैसे संयम लिखा होगा तो इस संयम की हम मात्रा, 100 की मात्रा हम कितनी गिनेंगे? 2 गिनेंगे। वो आगे की बातें हैं, फिलहाल आप इतना समझो, अंग क्या होता है आपका? दीर्घ वर्ण होता है। ये सारे क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। पंचमाक्षर क्या होते हैं? सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अच्छा, अनुनासिक, या जहां पर आपको, अब आप अनुनासिक को भूल जाओ, अब आप सिर्फ चंद्रबिंदु के बारे में विचार करो। ठीक है, जहां पर चंद्रबिंदु होता है, हालांकि एक लाइन का, अगर एक 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आपके लिए आए कि अनुनासिक जो होते हैं उनका प्रयोग हिंदी में चंद्रबिंदु के लिए किया जाता है, परंतु चंद्रबिंदु को बिल्कुल सेपरेट हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चंद्रबिंदु होता है, ये न तो आपका कोई भी आपका वर्ण नहीं होता है, न ये स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है। ये क्या होता है? न तो स्वर होता है, ना ही ये क्या होता है? कोई व्यंजन होता है। अगर ये कहीं पर लगा है चंद्रबिंदु, तो इसका मतलब होता है हमने किसी स्वर को
किसी स्वर को नाक से उच्चारित करना है, बस, न इसकी कोई मात्रा गिनी जाती है। अभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी एग्जाम्पल के साथ। हम फिलहाल मैं आपको, चंद्र बिंदु क्या है, सिर्फ एक सिंबल है। जैसे अंग क्या है, वो एक, आप उसको किस में रखेंगे, वर्ण में रखेंगे। आप उसकी मात्रा कितनी गिनते हो, 2 गिनते हो। जब आप छंद में मात्राएं गिनोगे, कहीं पर अंग होगा तो उसकी मात्रा वहां पर क्या होगी, 2 गिनोगे। पंचमाक्षर तो व्यंजन होता ही होता है, आपको पता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां है ये, नासिक के भी है और इसको हम अनुनासिक। अच्छा, जहां पर चंद्र बिंदु होगा उसका मतलब ये है कि यहां पर अलग से कोई वर्ण नहीं लगा है। अगर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं मुंह, ठीक है, इसका वर्तनी विच्छेद करो अगर मैं कहूंगा, तो इसमें मौ के पीछे क्या है, ऊ लगा हुआ है, ऊ के पीछे क्या है, हौ लगा हुआ है। हौ में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। अच्छा, अलग से चंद्र बिंदु को आप कहीं से प्रदर्शित नहीं करोगे, इसी ऊ के ऊपर आप एक चंद्र बिंदु लगा दोगे। इसका मतलब क्या है, आपने इसे मुंह नहीं पढ़ना है, मुंह नहीं पढ़ना, आप इसे आप क्या पढ़ोगे, मुंह। चंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने उस व्यंजन का, उस वहां पर को उस व्यंजन का या उस स्वर का उच्चारण कैसे करना है, नाक से करना है। इसकी गिनती, अच्छा, अगर मैं इसमें आपको स्वर और व्यंजन गिनाऊं, कितने स्वर है कितने व्यंजन है, ठीक है, तो ये 2 आपके क्या हो जाएंगे, इसमें स्वर हो जाएंगे, ये 2 आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। अंग की गिनती कोई अलग से नहीं होगी, ठीक है। ऊ की मात्रा हम 1 ही गिनेंगे जब आप छंद पढ़ेंगे, इस औ की मात्रा भी हम 1 गिनेंगे। चंद्र बिंदु की कोई अलग से मात्रा हम नहीं गिनेंगे। लेकिन कहीं पर अगर, जैसे अगर मैंने लिखा चंद्र, जैसे अगर मैंने लिखा कहीं पर चंद्र, ठीक है, या चंद्र, चलिए चंद्र या संयम लिखा मैंने, चंद्र में तो पंचमाक्षर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे मैंने आपका संयम लिखा, अब इस 100 में सामान्यतः किसकी मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी है। लघु वर्णों की मात्रा, जो लघु स्वर, जो आपके लघु स्वर होते हैं या लघु वर्ण होते हैं, उनकी मात्रा 1 गिनते हैं, परंतु इस अंक की मात्रा के बाद इसको हम क्या गिनेंगे, 2 गिनेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये आप जो है समझेंगे छंद पढ़ते समय, ठीक है। फिलहाल आप इतनी बातों को ध्यान रखें कि चंद्रबिंदु क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है और पंचमाक्षर क्या होते हैं, ठीक है, इतना समझे। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए चंचल शब्द, मैं क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे आप इसको समझ, कहां पर आपको ये चीज काम देगी। अच्छा, अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार पूछा गया है, यूपी और एमपी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, ये जो आपका अनुस्वार है इस चंचल शब्द में, ये क्या है। अब आपके ऑप्शन देखिए, अंग, नौ, और आपका यो, और आपका णौ। यह गंगा शब्द है, इस गंगा शब्द में ये आपका क्या है, यह कंठ शब्द है, इस कंठ शब्द में ये अनुस्वार क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने समझना है, ठीक है। अब आप जो है इस जो बातें मैं बताऊंगा उसके बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये अनुस्वार जो ये बिंदा है ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अनुस्वार के लिए जो चिन्ह होता है वो ये होता है, और अनुस्वार का प्रयोग प्रायः किस में होता है, संस्कृत में होता है। प्रायः किस में होता है, संस्कृत में होता है। संस्कृत में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का, ठीक है। इन पंचमाक्षरों के लिए ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, इन पंचमाक्षरों के लिए भी, इन पंचमाक्षरों के लिए भी यह सुझाव दिया गया, इन पंचमाक्षरों के लिए भी यह सुझाव दिया गया कि हम अनुस्वार की तरह ही बिंदी का प्रयोग करेंगे। इन पंचमाक्षरों के लिए भी यह सुझाव दिया गया कि हम अनुस्वार की तरह ही क्या करेंगे, बिंदी का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया। जब हिंदी टाइपिंग, जब कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग टंकण विधि आ रही थी, तब यह प्रयोग, तब इस टाइपिंग की सुविधा को आसान करने के लिए ये कहा गया इन पांचों के लिए भी हम इस बिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बिंदी का एक्चुअल प्रयोग क्या होता था, ये अनुस्वार होता था जो संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा ये आपका क्या दिया गया? सुझाव दिया गया। थोड़ा नाम दिमाग से निकल जाते हैं कभी कभी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा ये सुझाव दिया गया। क्या सुझाव दिया गया अगर वन लाइनर में पूछा जाए कि पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार की तरह बिंदी के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया। ठीक है। अच्छा, आजकल हम गंगा शब्द को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। बहुत समय पहले गंगा शब्द को कैसे लिखा जाता था? देखिए, जब टाइपिंग की मेथड्स नहीं आई थी, टंकण विधि नहीं आई थी, तो गंगा को कैसे लिखा जाता था? आप गौ लिखेंगे, गौ में औ की मात्रा लगेगी, प्लस उसके बाद आपका ये आता था, प्लस उसके बाद आपका गौ, फिर आ की मात्रा। तो ये क्या है? पंचमाक्षर आता था। ये नौ नहीं है, ये क्या है? यहां पर को पंचमाक्षर है। ऐसे ही आप जब चंचल शब्द लिखेंगे, चंचल शब्द प्राचीन समय में कैसे लिखा जाता था? पहले की हिंदी में चौ, चौ में औ की मात्रा। अब ये अनुस्वार यहां पर क्या था? वो ये था, फिर उसके बाद चौ, फिर उसके बाद औ, फिर उसके बाद लौ, लौ में औ की मात्रा। इस चंचल को पहले कैसे लिखा जाता था? देखिए, ऐसे लिखा जाता था। गंगा को कैसे लिखा जाता था? उसको ऐसे लिखा जाता था। ऐसे दिनांक, दिनांक को कैसे लिखा जाता था? पहले दो, दो में एक ही मात्रा, 9 प्लस 9, 9 के बाद आपका आ की मात्रा, आ के बाद आपका यहां पर को होता था ये, फिर उसके बाद को आता था। इस दिनांक को ऐसे भी लिखा जाता था पहले। देखिए, ऐसे भी इस दिनांक को लिखा जाता था पहले हिंदी में। ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप पहले इस चीज को समझिए। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में होता है। अनुस्वार के लिए हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। संस्कृत शब्दों में अनुस्वार रहता है। ठीक है, इस बिंदी के तौर पर। बाद में जब टंकण विधि आई तो ये कहा गया कि इन पंचमाक्षरों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को अच्छे से लिखना। अनुस्वार के लिए भी, पंचमाक्षरों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल आता है कि कब? अब सवाल आएगा कि कब जो है ये पंचमाक्षर अनुस्वार की बिंदी के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। सवाल क्या है? कब हम इस अनुस्वार को पंचमाक्षर की, या इस पंचमाक्षर को अनुस्वार की बिंदी के तौर पर दिखा सकते हैं। तो एक बार शब्दों की तरफ फिर से चलते हैं। गंगा, दिनांक, चंचल, और भी कोई अगर आपके दिमाग में इस प्रकार के शब्द आ रहे हो तो पंकज एक शब्द है। ठीक है, और चलिए इन शब्दों पे हम चलते हैं। ठीक है ना। और अगर कुछ शब्द में देखूं तो कंठ, कुंजी। अब देखिए कहां पर आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, जैसे आप ये बिंदा देख लेंगे, ठीक है, हिंदी में किसी शब्द में आपसे पूछा जाए ये बिंदा क्या है, जैसे आप ये बिंदा इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें कौदनी चाहिए, या तो अनुस्वार है या पंचमाक्षर है। अच्छा, कब आप ये कहेंगे कि ये पंचमाक्षर इस बिंदी के तौर पर दिखाया गया है, और कब हम इसको इस बिंदी के तौर पर नहीं दिखा सकते? मैं भी आपको लेकर के चलता हूं इसकी तरफ। ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं। तो कुछ एग्जाम्पल आपके जैसे आ गए, मंद, मंद शब्द, ये भी एक कुछ एग्जाम्पल इसके आ गए। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और इसका चलो फिर मैं लूंगा उसके बाद। ठीक है, चीजों को समझिए जरा। ठीक है, देखिए ये अनुस्वार है, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो मैंने क्या बोला था, ये कुछ ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, गंगा। अब ये पंचमाक्षर कब जो है अनुस्वार के तौर पर यूज होगा, तो ध्यान से समझिए, जब अनुस्वार के बाद उसी परिवार का, जब अनुस्वार के बाद उसी परिवार का कोई आपका क्या होगा, वर्ण होगा, तब इसको हम किसके तौर पर दिखाएंगे, बिंदा के तौर पर हम दिखा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको अनुस्वार के तौर पर नहीं दिखाएंगे। समझने वाली क्या बात है? देखो, अगर क है और इसके पीछे इसके ऊपर दिनांक है, दिनांक में क्या है, बिंदी है,
तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, आपका ये वर्ण रहा होगा, तभी हम इसको बिंदी में दिखाएंगे। यानी ये जितने भी पंचम अक्षर हैं ये अनुस्वार के तौर पर तभी दिखाए जाएंगे जब इनके जस्ट बाद इन्हीं की फैमिली का कोई अन्य वर्ण होगा। अब इन्हीं की फैमिली के वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप चले जाइए स्पर्शी व्यंजनों के ग्रुप में। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, बहुत लेंदी हो जाएगा। क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, ठौ वर्ग, तभी ये आपका बिंदी के रूप में दिखाएंगे। इस लॉ को मैं बिंदी के तौर पर तभी दिखाऊंगा जब इन चारों में से कोई एक आपका इसके बाद आएगा। जब इन चारों में से कोई एक इसके बाद आएगा तभी ये आपका क्या होगा, बिंदी के तौर पर दिखाया जाएगा। पंचमाक्षर को अनुनासिक के अनुस्वार के तौर पर प्रयोग किया जाता है, यस। जैसे शब्द हो गए गंगा, चंचल, पंकज, ठीक है। और लेकिन कब एक पंचमाक्षर अनुस्वार के तौर पर दिखेगा, जब उस पंचमाक्षर के बाद उसी की फैमिली का कोई अन्य वर्ण आएगा, तभी हम उसे किस तौर पर दिखाएंगे, अनुस्वार के तौर पर दिखाएंगे। यानी अगर आपसे पूछा है दिनांक शब्द, दिनांक में यह अनुस्वार क्या है, तो आपकी नजर इस पे जानी चाहिए। पंचमाक्षर है, ये क्या है, क वर्ग का है। क वर्ग में क वर्ग से पहले अगर हमने किसी पंचमाक्षर को बिंदी के तौर पर दिखाया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, ऐसे ही चंचल शब्द है, चौ वर्ग है, यहां पर चौ है। चौ वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, वो होता है आपका ये वाला, और ये आधा होगा, इसमें व्यंजन स्वर नहीं लगा। ये कैसा होगा, स्वर रहित होगा। बिंदी भी हम तभी दिखाएंगे जब ये क्या होगा, स्वर रहित होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्वर सहित है तो हम बिंदी में दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, पंकज, क किस वर्ग का है, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, प में अ, उसके बाद आपका प्लस, यहां पर क्या होगा आपका ये वाला ड होगा, उसके बाद आपका क और ज। यानी ये पांचवा वर्ण अनुस्वार के तौर पर तभी जाएगा जब इसके बाद इसकी ही फैमिली का कोई अन्य मेंबर वहां पर मौजूद होगा, तभी ये आपका क्या होगा, अनुस्वार के तौर पर दिखाया जाएगा। ऐसे ही कंठ, ठ वर्ग का अनुस्वार क्या होता है, पंचम अक्षर कौन सा होता है, क में ओ की मात्रा, प्लस ये आपका यहां पर होगा, उसके बाद ठ में ओ की मात्रा। कुंजी, जौ वर्ग का कौन सा होता है, जौ वर्ग का जौ झौ, अगर आप जौ वर्ग में जाएंगे तो आपका वही जो आपका चौ वर्ग, चौ छौ जौ जौ, तो कुंजी कैसे दिखेगी, क में ओ की मात्रा, प्लस उसके बाद आपका ये है, फिर उसके बाद आपका ये है, ठीक है। हालांकि इसको भी तोड़ोगे, मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया, क में ऊ की मात्रा, जौ में बड़ी की मात्रा, ठीक है। मंद, दो वर्ग है, दो वर्ग ये स्पर्शी व्यंजनों में से आता है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों में दो वर्ग का अनुस्वार, दो वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, नौ होता है, तो आप इसको ऐसे दिखा देते हैं, मंद ऐसे भी लिखा जाता है। समझ रहे हैं बात को। यानी जहां पर को कोई बिंदा है और उसके बाद आपको स्पर्शी व्यंजनों में से कोई एक दिख रहा है, तो उसी वर्ग का आप क्या देखेंगे, उसी वर्ग का पंचमाक्षर उसमें लगा होगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यहां पर को, बिल्कुल भी किसी भी हालत में। अच्छा, कब हम इसको जो है नहीं दिखा सकते हैं, जैसे अब अगर ये शब्द है अन्य, ये शब्द है जन्म, अन्य को हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका पंचमाक्षर है ही नहीं, तो हम इसको बिंदा दिखाएंगे। नौ कब आपको अनुस्वार के तौर पर दिखाई देता, जब इसमें तो, थो, दो या धो होता, ठीक है। जन्म को हम कभी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है। साथ ही साथ एक चीज और इसकी विशेषता ध्यान रखिए, जैसे एक शब्द है वांग्मय, इसमें भी हम इसको बिंदी के तौर पर नहीं दिखा सकते हैं, इसमें भी हम पंचमाक्षर को अनुस्वार के तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसके बाद यदि कोई अन्य पंचमाक्षर होगा तब भी इसको हम अनुस्वार के तौर पर नहीं दिखाएंगे। तो पंचमाक्षर कब अनुस्वार के तौर पर दिखेगा, उसकी एक ही शर्त है, जब उसके बाद उसी वर्ग के जो बचे हुए चार हैं वही आपका जो है शामिल हो, ठीक है। वांग्मय इसमें भी नहीं होगा, जन्म इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसके वर्ग का है ही नहीं, नौ अलग वर्ग का है, मौ अलग वर्ग। अन्य ये तो आपका अंतःस्थ हो गया, वो उसमें संघर्षी हो गया, ठीक है।
समझ रहे हैं बात को? तो ये हिंदी के शब्दों में अनुस्वार, ये पंचमा अक्षर की आपकी, ये आपकी एक बहुत प्रमुख विशेषता है। इसको बहुत अच्छे से आप जो है तैयार रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखिए मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा था, चंचल शब्द में यह अनुस्वार आपका क्या है, यही पूछा था मैंने। ठीक है, तो चंचल शब्द में ये जो आपका अनुस्वार है, ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर को, चौवर्ग देख रहे हैं। तो चौवर्ग में, चौवर्ग से पहले अनुस्वार बिंदी आई है, तो बिंदी चौवर्ग के तभी अनुस्वार, तभी जो है पंचमाक्षर जो है बिंदी के तौर पर दिखेगा जब सेम वर्ग का होगा। तो चौ के बाद अ होगा, बीच में आपका इसी का जो है पंचमाक्षर होगा, उसके बाद आपका फर्दर ही आगे को कंटिन्यू चलेगा। समझ रहे हैं इतनी बात को? तो ये बहुत बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे गहरे आ जाते हैं कभी कभी। जैसे मैंने पिछले वाले में बुद्धिमान वाला बताया था, वहाँ से भी वर्तनी शुद्धिकरण में वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पंचमाक्षर की विशेषता समझे। आप उसे अनुस्वार के तौर पर दिखा सकते हो, लेकिन कब दिखा सकते हो और कब नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ आपका किसकी तरफ, अनुस्वार की तरफ। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, संस्कृत में होता है। ठीक है, अब देखिए कहां पर अनुस्वार है, ये भी आपने जो है संस्कृत में एक चीज थोड़ा समझनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे संयम शब्द है, अगर इस बिंदी के बाद, मैं हिंदी शब्दों की बात, संस्कृत शब्दों की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इस संयम शब्द के बाद कोई भी अंतःस्थ है, इस बिंदी के बाद कोई भी आपका क्या आ जाएगा, अंतःस्थ आ जाएगा। कोई भी आपका क्या आ जाएगा, अंतःस्थ आ जाएगा, या कोई भी आपका क्या आ जाएगा, ऊष्म संघर्षी आ जाएगा। अभी अंतःस्थ और ऊष्म संघर्षी क्या होते हैं, अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म संघर्षी कौन कौन से होते हैं, श और ह। अगर ये आ जाएंगे इसके जस्ट बाद, इस अनुस्वार के बाद अगर इन 8 में से कोई भी एक वर्ण होगा, तो वहां पर आपका वो जो बिंदा होगा वो आपका क्या होगा, तब आप उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, अनुस्वार है। जैसे अगर हम इसको तोड़ें इसको, तो यहां पर क्या होता है, सौ धन अंग, यहां पर क्या होगा, ये सौ धन अंग होगा। ऐसे अगर मैं शब्द तो दूं आपको हंस, ऐसे अगर मैं शब्द दूं हंस, तो ह धन यहां पर क्या होगा, अंग होगा। ठीक है, तो अगर आपकी अनुस्वार के बाद अंतःस्थ ऊष्म संघर्षी ये व्यंजन आ रहे हैं, तब वहां पर वो आपका क्या होगा, अनुस्वार होगा। तब उस स्थिति में वो आपका क्या होगा, अनुस्वार होगा। और अगर बिंदी के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो बिंदी होगी, वह जो अनुस्वार होगा, वो उसी वर्ग का क्या होगा, पंचमाक्षर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं, आप इसका बहुत बखूबी तरीके से आप इसका अध्ययन करें। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो जरूर ही मेरिट डिसाइडिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछूं आपसे कि ये चंद्रबिंदु क्या होता है फिर। अब देखिए इस चंद्रबिंदु को भी समझ लेते हैं, कब कहां पर अब चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है, देखिए चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल और केवल हिंदी में होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, केवल और केवल किस में होता है, हिंदी में होता है। यानी अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जब आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको और समझा दूंगा इसको। जहां पर भी आप जो है चंद्रबिंदु देखेंगे, वो शब्द आपका हमेशा कैसा होगा, तद्भव होगा। वो शब्द हमेशा कैसा होगा, तद्भव होगा। ठीक है, हमेशा, और उसका अर्थ भी बदल जाता है। बहुत जगह पे आप क्या देखेंगे, आप क्या पढ़ते हैं ना, बहुत सी किताबों में क्या लिखा गया है कि अनुस्वार का प्रयोग चंद्रबिंदु के तौर पर किया जाता है, परंतु वो गलत है। वो लिखते क्या है, देखो संस्कृत के अनुस्वार को हिंदी में प्रयोग करते समय चंद्रबिंदु के तौर पर लिखा जाता है। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, कैसे है गलत, देखो अगर मैंने ये हंस शब्द है, अभी मैंने बताया इस हंस को, हंस में ये क्या अनुस्वार है, इसको अगर मैं यहां हिंदी में ला करके चंद्रबिंदु में बदल दूं, तो ये शब्द ही क्या हो जाएगा, देखो हंस, अर्थ ही बदल गया। ये संज्ञा है और ये क्रिया है। समझ रहे हैं, बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा गया है कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो अनुस्वार को क्या कहा गया है कि चंद्रबिंदु के तौर पर प्रयोग किया गया है। गलत, बिल्कुल गलत है। चंद्रबिंदु अलग है और आपका अनुस्वार अलग है। चंद्रबिंदु आप ये कहें कि कोई वर्ण ही नहीं है, न वो स्वर है न वो व्यंजन है। चंद्रबिंदु मैंने क्या बताया था, किसी स्वर को सिर्फ ये दर्शाता है कि हमने उसको नाक से उच्चारित करना है।
चंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि जो स्वर वहां पर लगा हो उसको सिर्फ और सिर्फ कैसे उच्चारित करना है, हल्का सा नाक से उसको हमने उच्चारित कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मुंह शब्द का उदाहरण दिया, और जैसे मैंने ये हंस शब्द का उदाहरण दिया, हंस शब्द, अगर ये नहीं होता तो आप क्या कहते, हंस, क्या कहते, हंसी तो कहते। और अगर आप इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु ये अनुस्वार लगाते तो क्या कहते, हंस कहते। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या है, चंद्र बिंदु है तो आप इसे क्या कहेंगे, हंस कहेंगे। और जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा होगा वो आपका क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। चंद्र बिंदु किसका किसको दर्शाता है, तद्भव शब्दों को दर्शाता है। केवल और केवल हिंदी में उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हम देखें, आंगन, आंगन। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि एक स्वर ये है एक स्वर ये है ना, ये चंद्र बिंदु सिर्फ इस बात को दिखाएगा कि आपने आ का उच्चारण हल्का सा नाक से करना है, आंगन। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या कहोगे, आंगन, और ये होगा तो आप क्या कहोगे, आंगन। इसकी गिनती ना स्वर में होती है ना व्यंजनों में होती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको एक उच्चारण का एक प्रकार है चंद्र बिंदु, जो ये बताता है कि आपने जहां पर यह लगा होगा वहां पर उसका उस स्वर का उच्चारण आपने क्या करना है, नाक से करना है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और अब मैं एक चीज और बताता हूं। ठीक है, इसी में चंद्र बिंदु की एक खासियत क्या है, देखो ये अपना रूप बदल देगा, ये अपना रूप क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ये अपना रूप क्या कर देगा, इसमें एक क्षमता होती है, एक गुण होता है रूप बदलने का। अभी अपना रूप कैसे बदलता है इसको देखिए, इसका एक गुण और क्या है, रूप बदलना। जब भी सिरोरेखा से ऊपर की कोई मात्रा होगी, आपने मात्राएं तो समझते होंगे आप, या मैं मात्राओं का भी एक लेक्चर और बना दूंगा कभी। जैसे अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ठीक है, उसको जनरली मात्रा क्या होता है, मात्रा अगर हम कहें किसी स्वर को बोलने का समय उसका क्या कहलाती है, उसकी मात्रा कहलाती है। समय कितना लगेगा वो मात्रा, कम समय लगेगा तो हम उसे ह्रस्व मात्रा कहेंगे, दीर्घ समय लगे, ज्यादा समय लगेगा हम उसे दीर्घ मात्रा कहेंगे। इसका मैं लेक्चर इसका भी बना दूंगा कभी। जैसे ये मात्रा है, ये किसकी है, आ की मात्रा है। ये मात्रा किसकी है, ऊ की मात्रा है। ये मात्रा किसकी है, छोटी ई की मात्रा है। ये मात्रा किसकी है, बड़ी ई की है। ऐसे ये बड़ा ऊ की है, ये ए आई, ये ओ और ये औ की मात्रा है। ठीक है, और री की मात्रा आपकी ऐसी होती है। ठीक, जहां पर भी सिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा जाएगी, जहां पर भी सिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा जाएगी वहां पर ये चंद्र बिंदु अगेन आपका अनुस्वार जैसा दिखने लग जाएगा। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, जहां पर सिरोरेखा से ऊपर मात्राएं जाएंगी। अब सिरोरेखा क्या होती है, तो उसके लिए मैंने देवनागरी लिपि पर एक लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर 4, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिरोरेखा क्या होती है। सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ, सिरोरेखा ये होती है, देवनागरी लिपि के ऊपर शब्दों के ऊपर जो शब्दों की बाउंड्रीज के लिए जो लाइन खींची जाती है इसे क्या कहते हैं, सिरोरेखा। अच्छा, जो मात्रा इस सिरोरेखा से ऊपर जाएगी, जो मात्रा इस सिरोरेखा से ऊपर जाएगी उसके लिए क्या होगा, ये आपका चंद्रबिंदु किस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर से बिंदी में परिवर्तित होगा। जैसे मैंने शब्द लिखा मैं, अब बहुत सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि इस मैं शब्द में ये जो अनुस्वार जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नौ है, अंग है, या अनुनासिक है, या आपका क्या है ये, तो क्या है ये क्या है, चंद्रबिंदु होता ओरिजिनली। अगर हम इसको लिखें ऐसे, ऐसा लिखना अशुद्ध माना जाता है। अब ये सिर्फ क्या कह रहा है, मैं अपने लिए यूज होता है, तो ये बना कैसे, मैं में एक की मात्रा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये इतना कह रहा है ये बिंदु हमसे कि आपने इस ए का उच्चारण नाक से लेना है, मैं अपने लिए यूज करें तो मैं। ऐसे ही हैं शब्द है, तो जहां पर भी मात्रा सिरोरेखा से ऊपर जाएगी ये चंद्रबिंदु परिवर्तित हो जाएगा किसमें, बिंदी में। ठीक है, उसके शब्द के उदाहरण ये हैं। अच्छा, अब जैसे आपको हिंदी शब्द लिखा है, हिंदी शब्द में ही पूछ दिया जाए कि अनुस्वार क्या है, ये बिंदी है, ये क्या है। आप क्या देख रहे हैं, दो वर्ग का देख रहे हैं, तो थो दो धो, दो वर्ग का अनुस्वार क्या होता है, नौ होता है, तो इसीलिए हिंदी को हम ऐसे भी लिखते हैं। समझ रहे हैं बात।
तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार रहे। मैं शब्द में चंद्रबिंदु क्या है, मतलब वो जो आपका बिंदी लगी है उसको हम क्या कहते हैं। सिरोरेखा से ऊपर की मात्राओं में अगर चंद्रबिंदु होगा तो उसका प्रयोग किस संकेत के तौर पर किया जाता है, अनुस्वार के संकेत के तौर पर किया जाता है। पंचमाक्षरों का प्रयोग अनुस्वार के तौर पर या अनुस्वार के सिंबल के तौर पर कब दिखाएंगे, जब उस पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का जो है अन्य कोई वर्ण आए, तब हम उसको किस रूप में दिखाएंगे, अनुस्वार के रूप में दिखाएंगे। और अनुस्वार एक्चुअली अनुस्वार क्या होता है, संस्कृत शब्दों में यूज होता है, और हिंदी में आपने इसको इससे अलग रखना है तो आप अनुस्वार कहाँ पर कहेंगे, जहां पर अनुस्वार के बाद अंतस्थ या उसमें संघर्षी व्यंजन वहां पर आ रहा है, तो आप वहां पर उस स्थिति में क्या कहेंगे, क्या है, अंग है। बाकियों में क्या कहेंगे, आपका पंचमाक्षर है। अगर उसी वर्ग का पंचमाक्षर आएगा, उसी वर्ग का नहीं आएगा तो उस स्थिति में मैंने कहा कि उस स्थिति में अगर उसी वर्ग का कोई वर्ण नहीं है तो उस स्थिति में उसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे, उस समय हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और चंद्रबिंदु क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो फिलहाल आज के लिए मैं आपको इतनी यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो लेक्चर आएगा वो भी वर्तनी से संबंधित लेक्चर ही रहेगा। उसके बाद जो है, चलिए मैं अगले लेक्चर में संधि स्टार्ट कर देता हूँ। रॉ के रूप किसी दिन छोटा सा टॉपिक में बना दूंगा आपके लिए, रॉ के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं, रॉ का पदेन रूप क्या होता है। ठीक है, रॉ का आपका शिखा रूप, उसको एक नाम उसको भी दिया जाता है, वो क्या होता है वो भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर तक चीज़ों को समझिए, अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करिए। और ये जो टॉपिक है आज का, इसको बिल्कुल अगर आपने वर्णमाला, स्वर और व्यंजन भी पढ़ा है तब भी आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार रखें। 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं पर भी यहाँ से बन सकता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से वो दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।